अमेरिका ने आपके लिए लॉबिंग की, क्यों की? आपके लिए की? नहीं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वो जो फोन था वो इंडिया के लिए नहीं था, वो अपने अमेरिकन बिजनेसमैन के लिए था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविडसन के लिए लॉबिंग की इंडिया में। मोदी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि भाई आप जो है टैक्स घटाइए, आप 100% टैक्स लगाते हैं इंपोर्टेड व्हीकल पे, आप इसको टैक्स जो है आप ये कम कीजिए। बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं माने। दुनिया में हर देश अपने बिजनेसमैन को, अपने यहाँ जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो जॉब क्रिएटर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये उनका काम है। ये देश की इकोनॉमी जो है इतने ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन चली जाएगी, वो कहाँ चले जाएगी? सरकारी नौकरियों से चली जाएगी। ये टारगेट क्यों कर रहे हैं? ताकि अडानी, अंबानी, इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ये कोलैप्स करें। अगर हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारे लोगों से अगर कोई लेना देना नहीं है तो रोज क्यों मीडिया बता रहा है हमको? क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट दिखाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कितने अच्छे से चल रही है। खुद कैपिटलिस्ट हैं, खुद दुनिया की जो कैपिटलिस्ट कैपिटल है अमेरिका, वहां पे बैठे हुए हैं, और भारत में समाजवाद का झंडा उठा करके इनके जो है नाती पोते घूम रहे हैं यहाँ पे। तो एक पूंजीवादी से $500 मिलियन लेकर के समाजवाद का झंडा बुलंद हो रहा है भारत में। अडानी की कंपनी जितना टैक्स देती है, या अडानी जितना जॉब्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके देश को, देश की जो आपकी स्थिरता है उसको बनाए रखने में जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे डिफेंस से लेकर के हर एक चीज, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जिसमें रिलायंस काम नहीं कर रही है? कौन सा सेक्टर है ऐसा? हर सेक्टर में उन्होंने लोगों को नौकरियां दे रखी हैं। तो वहां के लॉज अपने बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका में अगर वहां पे आप किसी बिजनेस के ऊपर इस तरह से अगर आप आरोप लगा देंगे तो वो आपके खिलाफ लॉ सूट फाइल कर सकता है। चाइना ने जो पिछले 20 साल में 100 साल का सफर तय किया है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जरिए ही तो किया है। और 786वीं बार लॉन्च हो चुके हैं राहुल जी, लेकिन वो लॉन्च होने को तैयार नहीं है। नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, इनको क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया मोदी जी ने यहाँ पे? अगर प्रोटेक्ट करने की, और वो दोनों भी गुजराती ही हैं, ऐसा नहीं कि वो नॉन गुजराती है। कि हमको अभी 15 साल नहीं हुए सिविल न्यूक्लियर डील साइन की और हमने अपना खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर बना करके लगा लिया, कैसे बर्दाश्त होगा? दे आर बेसिकली जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट फॉर हायर। भाड़े के टट्टू है ये, भाड़े के पत्रकार हैं, भाड़े के वकील हैं, भाड़े के कार्यकर्ता हैं, भाड़े के एक्टिविस्ट हैं। अमेरिकन के लिए ये हायर्ड गन्स हैं और चाइनीज के लिए यूजफुल इडियट्स हैं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट हैं और ये सोशलिस्ट है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए डिटेल्स पे आप जा सकते हैं, या पिन कमेंट में भी लिंक्स दिए हुए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूं संदीप। वैभव भाई, इस साल के शुरुआत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत सारी अपोजिशन पार्टियां सब एक लॉबिंग करती हैं एंटी अडानी, और अडानी के शेयर जो कि रातों रात धराशायी हो जाते हैं और लगभग $100 बिलियन का उनको नुकसान होता है। कल सुबह भी एक नई खबर आती है, उसमें एक OCCRP करके है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। वो ये कहता है कि इन्होंने अपने ही कंपनी के शेयर को अपने ही लोगों से खरीदवा के, मतलब अपने भाई से खरीद के, इस पूरे एक ऐसा करप्शन का एक खेल है जिसमें ये एक सेबी का रूल है 19A, जिसमें आप 25% आपको पब्लिक के लिए छोड़ना पड़ता है। आप उसको ब्रीच करते हुए बेसिकली आप लोगों को धोखे में रख के अपने ही अंदर से शेयर खरीद के और शेयर की प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या फिर ये एक एंटी जो हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं कहेंगे, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो वेल्थ क्रिएटर हैं, उनको डिफेम करने की एक आपको साजिश नहीं लग रही है? लगातार डायरेक्ट एक आदमी को अटैक किया जा रहा है हमेशा। देखिए, पहली बात तो शॉर्ट सेलिंग का आरोप लगाया गया कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की। देखिए, वो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि, लेकिन एक आम भाषा में आम लोगों के लिए मामला हमको सबसे पहले समझाना चाहिए। वो ये है कि भाई एक अडानी की एक कंपनी है, उन्होंने उसको पब्लिकली लिस्ट किया स्टॉक मार्केट में। तो जो सेबी है, जो स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसका जो नियम है, उसके नियम, क्योंकि वो रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो नियम वही बनाती है। तो उसका नियम यह है कि भाई 75% तो आप रख सकते हैं अपने शेयर कंपनी के, बट 25% आपको पब्लिक के लिए छोड़ने पड़ेंगे, वो आप नहीं रख सकते। ठीक है, मोटा मोटी यही है ना। आरोप यह है कि इन्होंने वो जो 25% जो इनको पब्लिक के लिए छोड़ रहे थे, उसमें से भी 3-4% इन्होंने अपने भाई के थ्रू जो है बैकडोर से खरीद लिए। और
खरीद करके उससे क्या हुआ कि मार्केट में एक बज़ क्रिएट हुआ कि यार इसकी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, और फिर लोगों ने, जब बहुत डिमांड है तो उसका दाम बढ़ा शेयर का। जब शेयर का दाम बढ़ा तो फिर लोगों ने महंगे दाम पे खरीदा वो शेयर, ठीक है। तो जो पैसा, जो 4% एक्स्ट्रा भी इन्होंने खरीदा शेयर, उसकी भी जो वैल्यू थी वो भी बढ़ी, और प्लस जो इनके पास जो ऑलरेडी 75% थे उसकी भी वैल्यू बहुत बढ़ गई। तो जो टोटल वेल्थ है अडानी की, वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके उसको वो बढ़ गई। मतलब वो जो 100 रुपए का शेयर होना चाहिए था टेक्निकली, वो 400 रुपए का हो गया बेसिकली। तो अडानी की जो नेटवर्थ मान लीजिए अगर $100 बिलियन की होनी चाहिए थी, तो वो $400 बिलियन हो गई, ठीक है। ये इल्जाम है, ये इल्जाम है। अब आ जाते हैं इस पे। हिंडनबर्ग खुद एक शॉर्ट सेलर है। हिंडनबर्ग खुद एक शॉर्ट सेलर है, उसका बिजनेस शॉर्ट सेलिंग है हिंडनबर्ग का। वो बेसिकली ये क्या है कि ये ग्लोबल लेवल के प्रशांत भूषण है। अच्छा। जैसे अमर सिंह जी कहते थे कि, अब मैं नहीं कह रहा हूँ यारो, प्रशांत भूषण के ऊपर लगा रहा है, अमर सिंह जी ने ये कहा था कि प्रशांत भूषण जो है ये क्या बात करेंगे, ये तो खुद जो है लोगों, ये PIL डालते हैं और फिर ब्लैकमेल करके बैकडोर से डील करके पैसे खाते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। किसी भी कंपनी के खिलाफ प्रदूषण का, पर्यावरण का, किसी भी 50 तरीका होता है, 50 तरीके के रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के। तो उसमें अब जाहिर सी बात है हर कंपनी अब बिल्कुल, इंडिया में जो ब्यूरोक्रेटिक हैसल है उसमें अब मतलब 150 कानून बनाए हुए हैं एक कंपनी के लिए। तो वो 150 के 150 एकदम अप टू डेट तो किसी भी कंपनी के नहीं होंगे, या किसी भी इंडिविजुअल के दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है वो। तो अब उसमें कुछ एक चीज पकड़ ली, PIL डाल दिया। फिर वो कंपनी वाले आएंगे कि साहब कुछ देख लीजिए, तो फिर उनसे डील वील करके कुछ पैसे वैसे लेकर। तो ये काम हिंडनबर्ग करती है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो वो खुद जबकि शॉर्ट सेलर है, मतलब ये कहना है कि एक चोर दूसरे को चोर बोल रहा है। नहीं, वो कहते हैं हम चोरी इसलिए कर रहे हैं कि बताने वाले कि आदमी चोरी कर रहा है। हाँ, हमारी चोरी जो है वो हलाल चोरी है। हाँ। अच्छा, अब देखिए हमारे यहाँ ना इसकी मूलभूत समस्या पे आते हैं। पहले वो टेक्निकल चीजें हम करेंगे। मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या ये है कि हमारे समाज में जो भी वेल्थ क्रिएटर होता है ना, जो भी वेल्थ जनरेटर है, जो भी सक्सेसफुल है, उसके साथ एक उसके प्रति मन में नफरत डाली गई है पिछले 70 साल में। हमको हमारी इस तरह से ग्रूमिंग की गई है, पैसिव ग्रूमिंग। हमको नहीं पता चला लेकिन की गई है। आप देखिए जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया की जो लीडरशिप आई वो कौन थी? मतलब सोशलिस्ट थे ना। हाँ। नेहरू ने खुद कहा सोशलिस्ट कि भाई आइडियोलॉजिकली आई एम अ सोशलिस्ट। तो एंड हिंदू बाय एक्सीडेंट, ये भी उन्होंने खुद कहा है। हाँ। ठीक है। आई एम अ ब्रिटिशर बाय कल्चर, अ सोशलिस्ट बाय आइडियोलॉजी एंड अ हिंदू बाय एक्सीडेंट, ये नेहरू जी ने कहा है। तो जो एक्सीडेंटल हिंदू थे नेहरू जी, वो खुद सोशलिस्ट थे। तो उस समय में, नेहरू जी के समय में, जो गवर्नमेंट के लेवल पे पॉलिसी बनी वो सारी सोशलिस्ट पॉलिसी बनी। जो फिल्म मेकर्स आए बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो कौन थे? वो सारे सोशलिस्ट थे। आप देख लेना, बिमल रॉय, उत्पल दत्त, ये सब जितने भी सब सोशलिस्ट ही तो थे। मतलब आइडियोलॉजिकली ये मतलब फुल टाइम वर्कर्स थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फुल टाइम वर्कर्स थे ये, जो फिल्में बनाया करते थे। तो आप इनकी सारी फिल्में देख लें उस समय की, 1940s की, 50s की, 60s की आप फिल्में देखें। उनमें क्या होता था? उनमें जो पैसे वाला है वो उत्पीड़न करता था किसका? जो गरीब है। आप देख लीजिए, जैसे अब उनकी फिल्मों में अगर विलन है तो वो विलन दो ही तरह का विलन होगा। एक तो वो पैसे वाला होगा और दूसरा वो बहुत क्रूअल होगा, बहुत निर्दयी होगा, जुल्म करने वाला होगा। इसमें कास्ट एंगल भी होता था। कास्ट एंगल भी, वो हम आते हैं उस पे। क्या आप देखिए सबसे पहले कि वो डागर सेठ, ठीक है, लाला, लाला ठाकुर, मदर इंडिया का जो लाला है, वो ना कि सिर्फ आर्थिक शोषण करता है लोगों का, बल्कि महिलाओं का शारीरिक शोषण भी करता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला है, वो लाला है। जो जमींदार होगा, जो ठाकुर होगा, वो या तो डकैत होगा या तो वो गब्बर सिंह होगा, ठीक है, या तो फिर वो एक उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति होगा, लोगों के ऊपर जुल्म करने वाला व्यक्ति। तो इस तरह से आपकी ना एक पैसिव, मतलब आपका ब्रेन वॉश किया गया लोगों के दिमाग में, जहनों में 70 साल में। और अगर इन्हीं फिल्मों में यह भी दिखाया जाता कि अगर कोई सक्सेसफुल हो गया, दीवार पिक्चर में अगर अमिताभ बच्चन ने अगर पैसा कमा भी लिया,
तो पैसा तो तभी कमाएगा ना जब वो गलत काम करेगा। सही काम करके तो कोई पैसा नहीं कमा सकता। कहीं ना कहीं आदमी करता ही करता मतलब पैसे वाला जो व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, वो या तो 2 नंबरी से पैसा कमाएगा या जुल्म और जाति करके पैसा कमाएगा। ये हमको 70 साल तक हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई। तो हमें ये लगता है हमारे मोहल्ले में अगर आज एक आदमी मारुति 800 से चल रहा है, अगर वो 2 साल बाद मेहनत से काम कर रहा है, अपने बिजनेस में ध्यान दे रहा है, अपनी नौकरी में ध्यान दे रहा है, अगर वो एक मान लीजिए अगर एक 15-20 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीद लेता है, मारुति 800 से अपग्रेड कर लेता है, तो पहला रिएक्शन क्या आएगा कि लग रहा है कि कुछ गड़बड़ झोल झाल कर रहा है, कोई 420 वाला काम कर। मतलब ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि मेहनत करके इंसान अपनी ईमानदारी से भी पैसा कमा सकता है। तो मेहनत कश इंसान जो अपना सब कुछ दे रहा है, 24 घंटे अपने काम में लगा हुआ है, अगर वो सफल हो गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग फिर उसके प्रति फिर जो ईर्ष्या की भावना है वो तो बात की बात है, लेकिन जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि 70 साल से आपके दिमाग को उस तरह से बनाया गया है। अखबार में कोई इंसान जब बहुत मेहनत करके कुछ अचीव करता है तो उसको जगह मिलती हो चाहे ना मिलती हो, लेकिन अगर वो कोई फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया तो उसकी खबर फ्रंट पेज पे छपेगी। अब आ जाते हैं अडानी के ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा कि हमारा भाई माइंडसेट ऐसा क्यों है, वो हमारे दिमाग में डाला गया है। तो लोगों को पता है कि यार एक माइंडसेट है लोगों का, अगर हम बोलेंगे कि अडानी अंबानी चोर हैं तो लोग मान जाएंगे, अडानी अंबानी ने फ्रॉड किया तो लोग मान जाएंगे, क्योंकि पैसे वाला इंसान सेठ जो है वो सेठ तो चोरी ही करेगा। ठीक है। दूसरा, आपको याद होगा जब इंडिया और अमेरिका की जब न्यूक्लियर डील हुई थी, तो सिविल न्यूक्लियर डील के समय में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जब वो बातचीत शुरू हुई तो उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा ये था कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है जब तक वो एग्री नहीं करेंगे तब तक इंडिया को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दी जा सकती। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आउट ऑफ द लाइन जा करके उस समय के तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति को फोन किया और पर्सनली रिक्वेस्ट की कि आप भारत को परमिशन दें और आप इसका भारत का विरोध ना करें, ताकि भारत को सिविल न्यूक्लियर डील हम कर सके और उनको हम सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम दे सके। भाई मिलिट्री तो हमारे पास था, लेकिन सिविल न्यूक्लियर डील के बिना हम कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम बिजली बनाने के लिए नहीं कर सकते थे, जो कि दुनिया का सबसे साफ तरीका है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली बनती थी ज्यादातर पहले वो कोयले से बनती थी, थर्मल पावर प्लांट, और एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट से बनता था। थर्मल पावर प्लांट जो है वो उसका एक नेचुरल डिजास्टर का बहुत होगा, उससे जो धुआं उठता है, जो टॉक्सिक जो निकलते हैं, तो उससे लोगों की भाई पर्यावरण बहुत दूषित होता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी था। और उसकी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी लोगों के लिए जो वहाँ काम करते थे। उनकी जो थर्मल पावर प्लांट्स में काम करने वाले थे उनकी आयु कम थी, एवरेज एज, बिकॉज वो वहाँ पे काम करते थे। तो इन चीज़ों को देख करके, और आपको जितनी बड़ी इंडिया की रिक्वायरमेंट है वो थर्मल पावर प्लांट से और हाइड्रो से पूरी हो नहीं सकती। रिसोर्स भी लिमिटेड है भाई, वो खत्म हो जाना है एक दिन कोयला। तो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को देनी थी भाई। जब चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद पर्सनली फोन किया था तो चीनी राष्ट्रपति ने उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं किया। अमेरिका ने आपके लिए लॉबिंग की, क्यों की? आपके लिए की नहीं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वो जो फोन था वो इंडिया के लिए नहीं था, वो अपने अमेरिकन बिजनेसमैन के लिए था। वेस्टिंग हाउस, जनरल इलेक्ट्रिक, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ की, जो कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाती हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उनके लिए था। बिकॉज वो प्रेशराइज कर रहे थे कि यार इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया में एक 1.4 बिलियन इंडिया में आबादी, उस समय भी 1 अरब से ऊपर ही आबादी थी इंडिया की। यार हम इतना बड़ा मार्केट, जो कि अमेरिका से भी 3-4 गुना बड़ा मार्केट है, हम उसको जो है वो छोड़ के बैठे हुए हैं, तो आप इसको करिए। तो उनके प्रेशर में आकर के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने फोन किया। तो किसी ने अमेरिका में बोला कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो वेस्टिंग हाउस और इनकी जो दलाली कर रहे हैं या इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश क्यों फोन कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविडसन के लिए लॉबिंग की इंडिया में। मोदी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि भाई आप जो है टैक्स घटाइए, आप 100% टैक्स लगाते हैं इंपोर्टेड व्हीकल पे, आप इसको टैक्स जो है आप ये कम कीजिए। बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं माने। वो नहीं माने क्योंकि उनका यह था कि भाई अगर हम हार्ले डेविडसन को अगर दे देते हैं परमिशन, अगर हम इनको टैक्स कम कर देते हैं 100% के बजाय अगर हम 10%, 20% कर देते हैं, तो यार फिर
2 लाख रुपए लगा करके बजाज की या हीरो की मोटरसाइकिल कौन खरीदेगा? फिर वो तो 4.5 लाख लगा के हार्ले डेविडसन ले लेंगे। अगर मुझे 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे करके हार्ले डेविडसन मिलती है मैं ले लेंगे। तो मैं क्यों नहीं लूंगा? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं माने। तो किसी ने बोला कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्यों लॉबिंग करने आए हैं यहाँ पे हार्ले डेविडसन के लिए? हार्ले डेविडसन का जो मालिक है उसके हाथ से बिक गए डोनाल्ड ट्रंप? नहीं बोलते। फ्रेंच प्रेसिडेंट जब इंडिया आते हैं तो दसॉ एविएशन के लिए लॉबिंग करते हैं कि भाई आप रफाल खरीदिए हमसे, तो वो दसॉ की दलाली करने आते हैं इंडिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया जब आते हैं जो बाइडन, वो कहते हैं कि आप लॉकहीड मार्टिन का F-16 खरीदे, तो लॉकहीड मार्टिन क्या अमेरिकन सरकार, क्या यूएस गवर्नमेंट की कंपनी है? नहीं। तो क्या अमेरिका में कोई बोलता है कि जो बाइडन जो है लॉकहीड मार्टिन और बोइंग की दलाली कर रहे हैं? दुनिया में हर देश अपने बिजनेसमैन को, अपने यहाँ जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो जॉब क्रिएटर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये उनका काम है। कहते हैं ना कि देश की इकोनॉमी जो है इतने ट्रिलियन हो गई, इतने ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन चली जाएगी। वो कहाँ चले? सरकारी नौकरियों से चली जाएगी। सरकारी नौकरी देकर के ये देश की इकोनॉमी जो है ये 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर पे आई है? नहीं। ये आपके यहाँ जो बिजनेसमैन है, जो आपके कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो काम करती हैं, ये जो वेल्थ जनरेट करती हैं, जब ये दुनिया में एक्सपोर्ट्स करती हैं, तब आपके यहाँ पे आपकी इकोनॉमी का साइज बड़ा होता है। इंडियन इकोनॉमी का साइज बेसिकली क्या है? अडानी और अंबानी के ही बिजनेस का साइज है। अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, इस तरह के जो 100-200 बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बेसिकली वही तो है ना। आप मुझे बताइए कि अडानी जितनी जॉब्स क्रिएट कर रहा है, मैं मान लेता हूं कि अडानी का एक पावर प्लांट लगा है किसी इंडिया के शहर में। अब जहां पे वो पावर प्लांट लगा है, उस पावर प्लांट में 20,000 लोग डायरेक्टली जॉब करते हैं। तो 20,000 परिवार तो डायरेक्टली चल रहे हैं। उसके बाद अगर वो 20,000 लोग वहां रह रहे हैं जिस एरिया में, वहां के जो मूल निवासी हैं वो उनके यहाँ से अनाज खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, वहां पे एक मार्केट लग रही है, और उसकी वजह से फिर और 50,000 घर चल रहे हैं। ठीक। तो अडानी ने इस तरह से फिर वो जो बिजली है वो जब कहीं दुनिया देश में जब जगह जगह जा रही है, तो उससे और 25 इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो अडानी ने या अंबानी या किसी भी बिजनेसमैन ने जो बड़ी इंडस्ट्रीज है इंडिया की, इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि जितने लोग उनके यहाँ काम करते हैं उतनों को ही रोजगार दे रखा है। ये टारगेट क्यों कर रहे हैं? ताकि अडानी, अंबानी, इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ये कोलैप्स करें, इनकी मार्केट वैल्यू गिरे। जैसे जब पिछली बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो अडानी को $100 बिलियन का नुकसान हुआ। अडानी को आकर के खुद स्टेटमेंट देनी पड़ी। वो $100 बिलियन का जो नुकसान हुआ अडानी को हुआ। इन्वेस्टर्स थे भाई, जो मैं आप जो लोग आम इंसान जिन्होंने उनके शेयर खरीद रखे हैं, उनका नुकसान है। उनके शेयर की वैल्यू गिरी है। हालांकि वो फिर बाद में रिकवर कर गई, और वो अभी भी जो 3% गिरी है उनकी जो वैल्यू है शेयर का दाम, कल से आज तक, वो फिर रिकवर हो जाएगा। वो एक इशू नहीं है। बट ये जो सो कॉल्ड इनकी जो कोशिश है ना, वो यही है कि किसी भी तरीके से ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं आज के टाइम पे, ये कोलैप्स करें। अब आप देखिए, रघुराम राजन बड़े बड़ी बातें करते हैं ना कि कब से दावे किए जा रहे हैं कि इंडिया में रिसेशन आने वाला है और इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करने वाली है, 2.5-3% के ऊपर तो ग्रोथ रेट हो ही नहीं सकती। अभी आया है पिछले क्वार्टर का डेटा, 7.8% ग्रोथ रेट है भारत की इकोनॉमी की। तो ये वो लोग हैं जो पिछले इतने वक्त से लगातार सिर्फ यही कोशिश किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके कोलैप्स कर जाए। और कोलैप्स करी कैसे? भाई, कोई भी इकोनॉमी कैसे कोलैप्स करती है? भाई, जो आपके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, अगर वो कोलैप्स कर गए, एक फियर क्रिएट हो गया स्टॉक मार्केट में, लोग जो है कि वो शेयर्स जो है लोग बेचना शुरू कर दें, आपकी इकोनॉमी का आप देखेंगे साइज अपने आप श्रिंक होना शुरू हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं। हम अपने देखने वालों के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी कि आपको डेली क्यों बताया जाता है कि आज शेयर मार्केट इतने पे बंद हुआ, आज शेयर मार्केट में इतना उछाल आया, अरे इतनी गिरावट आ गई है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारे लोगों से अगर कोई लेना देना नहीं है, तो रोज क्यों मीडिया बता रहा है हमको? क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट दिखाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कितने अच्छे से चल रही है। अगर स्टॉक मार्केट लगातार गिरे जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। आपके यहाँ लोग, कंपनियों के शेयर्स के दाम गिर रहे हैं, लोगों की, इसका मतलब है नौकरियां जा रही हैं, बिजनेसेस का साइज छोटा होता जा रहा है बढ़ने के बजाय। लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए।
ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इनका बेसिकली एजेंडा ये है। रघुराम राजन मन्नत माने जा रहे हैं पिछले 4 साल से कि रिसेशन आ जाए आ जाए, अब आया, कल आया, परसों आया। आ ही नहीं रही। हाँ, अब इसके इन सब के पीछे कौन है? वही श्री श्री जॉर्ज सोरोस। हमारे देश के सभी लिबरल्स, वामपंथियों, लेफ्टिस्टों के पितामह। नाजायज दादाजी। उन्होंने $500 मिलियन है कितना उन्होंने दिया है कि भारत में जो है कम्युनलिज्म को और फासिज्म के खिलाफ लड़ाई के लिए, कि भाई हम $500 मिलियन डाल रहे हैं। भारत में जो है फासिज्म, फासीवाद बढ़ रहा है, भारत में जो है सांप्रदायिकता बढ़ रही है, भारत में इसको काउंटर करना है, तो ये $500 मिलियन हमारी तरफ से लो और जाओ लड़ो। और वहाँ पे जो सोशलिस्ट वैल्यूज हैं वो कमजोर पड़ रही हैं। खुद कैपिटलिस्ट हैं, खुद दुनिया की जो कैपिटल है अमेरिका, वहाँ पे बैठे हुए हैं, और भारत में समाजवाद का झंडा उठा करके इनके जो है नाती पोते घूम रहे हैं यहाँ पे, कि भारत में जो है वो कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। समाधान तो सिर्फ समाजवाद है। तो एक पूंजीवादी से $500 मिलियन लेकर के समाजवाद का नारा, समाजवाद का झंडा बुलंद हो रहा है भारत में। दुनिया में कहीं देखा है ऐसा? नहीं। लेकिन भारत में हो रहा है, और भारत में लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो गद्दार आज से थोड़ी पैदा हो रहे हैं। हमारे यहाँ गद्दारों का तो इतिहास है ना। भारत में जब जब बाहर से आक्रमणकारी आए हैं, दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए, गद्दारी हमेशा अंदर से हुई। अगर हमारे यहाँ अंदर से गद्दारी ना होती तो ना यहाँ मुगल टिक पाते थे। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन महज 200 साल के अंदर पूरा मिडिल ईस्ट से लेकर के पर्शिया तक, ईरान तक, सब जगह कब्जा हो गया था अरबों का और तुर्कों का पूरा। लेकिन उस ईरान से जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है, वहां से यहां तक आते आते उनको 600 साल लग गए। इतना रेजिस्टेंस मिला। और वो भी क्यों आ पाए? क्योंकि हमारे यहां लोग अंदर से गद्दार, जैसे आज हैं वैसे उस समय भी थे। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कोई ताजुब नहीं होगा अगर ये उन्हीं के ऑफस्प्रिंग हो, उन्हीं के नाती पोते हो जो अभी हैं। मुझे एक चीज ये भी समझना है कि आप मुझे बताइए ना, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पे आपके यहाँ का जो बिजनेसमैन है, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, यार उसको किस तरीके से विच हंट पे किया जाता है। अडानी अंबानी की सरकार, अडानी अंबानी अच्छा, अब उसमें से अंबानी गायब हो गया है, तब सिर्फ अडानी रह गया। ये बड़ा एक अद्भुत सी चीज देखने को मिली है। सावरकर भी गायब हो गया। सावरकर तो पता नहीं क्यों गया, एक सावरकर भी माफी भी निकल गए, क्योंकि खुद माफी मांगने की नौबत आ सकती थी ना। अच्छा, इससे सावरकर उनके नैरेटिव से बाहर हो वो जो सारे मोदी चोर होते हैं, ये जो इन्होंने राहुल जी ने कहा था, तो उसमें हो सकता था इनको माफी मांगनी पड़ जाती। तो उसकी वजह से जो है इन्होंने सावरकर का नाम लेना बंद किया, खुद भी माफी वीर बन जाते। फिर माफी वैसे 2 बार मांग चुके हैं पीछे, वो 200 बार और मांग लेंगे। बट बात यह है कि देखिए, हमारे यहाँ पे ये एक अजीब सा कल्चर है और हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है अडानी में कुछ इर्रेगुलेशंस होंगे, बट क्या वो इर्रेगुलेशंस इतने बड़े हैं कि उसको आप इतना टारगेट करेंगे, उसको आप इतनी विच हंटिंग करेंगे कि आपके यहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो मेहनत करना ही छोड़ दे, वो ये सपना देखना ही छोड़ दे कि यार मुझे भी, यार आप भी बनो ना अडानी, क्या दिक्कत है? किसने रोका है आपको? नहीं, वो नहीं बन आप नहीं, मैं आम सबसे कह रहा हूँ, जो भी लोग, आम लोग जो अडानी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप मेहनत कीजिए, आप आइडियाज लेके आइए, आप बिजनेस कीजिए, आप बनिए अडानी। किसने रोका है आपको? इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले गए, जिनकी जो वैल्यू है। और वो स्टार्टअप कोई 24 साल का लड़के का है, कोई 26 साल के लड़के का है, कोई 30 साल के लड़के का स्टार्टअप है। तो आप करिए ना, आप बनिए अडानी। इनमें से बहुत सारे हैं जो आने वाले 25 साल में, 30 साल में अडानी के साइज का बन जाएंगे, उनकी नेटवर्थ अडानी के बराबर हो जाएगी। तो आपको किसने रोका है? आप भी बनिए। लोगों की टांग पकड़ के खींचना, लोगों को विच हंट करना, वो भी अपने यहाँ, अपने देश के उन लोगों को, अडानी की कंपनी जितना टैक्स देती है या अडानी जितना जॉब्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके देश को, देश की जो आपकी स्थिरता है उसको बनाए रखने में जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे डिफेंस से लेकर के हर एक चीज, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जिसमें रिलायंस काम नहीं कर रही है? कौन सा सेक्टर है ऐसा? हर सेक्टर में उन्होंने लोगों को नौकरियां दे रखी हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दोबारा, जब जैक डॉर्जी जो एक्स ट्विटर चीफ थे, हिंडनबर्ग ने उनके ऊपर भी सेम
आरोप लगाया था, लेकिन अमेरिका में आपने नहीं देखा होगा इतना बड़ा आरोप या इतना बड़ा वो। दुनिया में कहीं नहीं होता, दुनिया में इंडिया में एक्सक्लूसिव है। और देखिए ये भी है कि दुनिया में लॉज भी बहुत, अमेरिका में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां के लॉज अपने बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका में अगर वहां पे आप किसी बिजनेस के ऊपर इस तरह से अगर आप आरोप लगा देंगे तो वो आपके खिलाफ लॉ सूट फाइल कर सकता है, और वो अगर आपके खिलाफ लॉ सूट फाइल करता है और उसमें अगर वो जीत जाता है और आपके जो आरोप हैं अगर वो निराधार पाए जाते हैं तो आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको फाइन होती है। अगर आप नहीं पे करते हैं तो आप 40 साल के लिए जेल जाते हैं। इतना स्ट्रिक्ट कर रखा है उन्होंने कानून। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे कोई नेता, किसी नेता का पेट का खाना ही नहीं पचेगा, किसी पत्रकार के पेट का खाना ही नहीं पचेगा जब तक सुबह से लेकर शाम तक इंडिया के 2-4 बिजनेसमैन को वो गाली ना दे, उनको चोर ना बोले, उनको फ्रॉड ना बोले, क्योंकि वही ग्रूमिंग ही की गई है, वही एजेंडा ही है। जितने रेस्ट्रिक्शंस, जितने नियम कानून इंडिया में बनाए गए हैं, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, नाम की मतलब वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कम्युनिस्ट हैं, लेकिन अपने जो उनका कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है उसको वो किस लेंथ तक जाके प्रोटेक्ट करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो कॉन्सेप्ट आया है वो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि यार ये एक जमीन का, ये 200 एकड़ का एरिया है, हम ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हम इस कंपनी को दे रहे हैं, अब इस 200 एकड़ के एरिया के अंदर कोई भी इस कंपनी की मर्जी के बिना घुसेगा नहीं और यहाँ पे कोई लॉज अप्लाई नहीं होंगे। ताकि उस बिजनेसमैन को फ्रीडम मिले। तो अमेरिका से बड़ी बड़ी कंपनियां सारी उठ करके भाग करके चाइना गई, दुनिया भर से कंपनियां गई वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि उनको फ्रीडम मिली। वहां पे कोई नियम कानून उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता था। तो दुनिया कहां जा रही है और आप कहां जा रहे हैं? चाइना ने जो पिछले 20 साल में 100 साल का सफर तय किया है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जरिए ही तो किया है। अपने बिजनेसमैन को, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को अपने यहां पे बुला करके उनको अकोमोडेट करके तभी तो किया है। उसका फायदा इवेंचुअली किसको हुआ? चाइना के आम रहने वाले लोगों को हुआ ना, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। एक इंडस्ट्री की वजह से 25 और दूसरी इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं। अभी एयर इंडिया ने जो इतने सारे जहाज खरीदे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई, उसमें आधे जहाज उन्होंने बोइंग से लिए और आधे एयरबस से लिए। तो उसकी जब वो परचेजिंग का जब वो एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो एयर इंडिया के चेयरमैन के साथ 3 और लोग जो बैठे थे वो कौन थे? एक जो बाइडेन था, एक इमैनुअल मैक्रोन था और एक नरेंद्र मोदी थे। क्यों? जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रोन का क्या इंटरेस्ट था कि बोइंग और एयरबस को बिजनेस मिल रहा है? क्योंकि जो बाइडेन को पता है कि अगर बोइंग को अगर ये ऑर्डर मिल रहा है तो इसकी वजह से अगर 200 प्लेन है तो 200 प्लेन बनाने के लिए हमारे यहाँ 60,000 लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी 60। और उसकी वजह से कुछ और भी बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज हैं जो इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होंगे, उन लोगों को बेनिफिट होगा। सेम चीज अप्लाई होती है फ्रांस में कि अगर एयरबस को मिलता है तो फ्रेंच लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उनके ऊपर तो किसी ने आरोप नहीं लगाया कि आप ये बोइंग और एयरबस की दलाली क्यों कर रहे हैं, आप इनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, इनके लिए आप डील क्यों करने जा रहे हैं, आप क्यों दूसरों से कह रहे हैं कि नहीं आप इमेजिन कीजिए। अब मोदी जी ने तो कभी किसी को नहीं कहा कि आप अडानी के शेयर खरीद लो या आप अंबानी जी को अपने यहाँ पे ये दे दो। मोदी जी ने नहीं कहा। आप इमेजिन कीजिए अगर मोदी कह देते, जो कि उनको कहना चाहिए, उनका काम है कि इंडियन बिजनेसमैन की वकालत करें वो दुनिया में जाकर के। दुनिया के सारे देश, सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यही काम करते हैं। तो यहां पे क्या बवाल काटते हैं? हम लोगों को अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। हम लोगों को जो है कि इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा। हर बिजनेसमैन चोर है, हर बिजनेसमैन जो है वो डाकू है। बीच में बाबा रामदेव के पीछे पड़ गए थे लोग। आप देखिए रामदेव को देख लीजिए। रामदेव ने एफएमसीजी सेक्टर में कितने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है। इस देश में किसी को आइडिया है? पतंजलि की कितनी शॉप्स हैं इंडिया में जो सिर्फ पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स बेच रही हैं? और वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्या, जो सारा आंवला है और जो सारा बेल है और जो सारे भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ये सारा एलोवेरा है, ये क्या रामदेव अपने घर में उगाते हैं? किसानों से खरीदते हैं ना। तो ये जो किसानों से खरीद रहे हैं तो सब बेनिफिट किसानों को हो रहा है। भारत में G20 हो रहा है, कैसे बर्दाश्त होगा? कुछ चाहिए ना। ये संयोग देखिए कि अभी G20 हो रहा है और
8 महीने बाद भारत में चुनाव है केंद्र में, और दिख रहा है कि मोदी जी जीत रहे हैं, और 786वीं बार लॉन्च हो चुके हैं राहुल जी, लेकिन वो लॉन्च होने को तैयार नहीं है। मतलब दुनिया की अगर कोई एक एजेंसी हो जो राहुल जी को लॉन्च कर सके तो हमसे संपर्क करें। मैं दावे से कहता हूं नासा और इसरो भी नहीं लॉन्च कर सकते इनको। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ राहुल गांधी नहीं हो सकता है। 786 बार लॉन्च हो चुके हैं, अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। लेकिन तो ये सब प्रयास चल रहा है कि कैसे भी करके कि राहुल जी लॉन्च हो जाएं, G20 इंडिया में जो है एक मैसेज जाए, क्योंकि दुनिया भर के पत्रकार आए हुए हैं दिल्ली में, तो कुछ स्कैंडल्स बनाए जाएं। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट जब ट्रंप आए थे दिल्ली में दंगे करवाए गए, क्योंकि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है दुनिया भर का मीडिया जो है वो फोकस करता है। तो ये हो कि भाई दिल्ली में तो दंगे हो रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, और ट्रंप के जाते ही दंगे बंद हो गए। तो जैसे G20 खत्म होगा ना, ये सब भी बंद हो जाएगा। अडानी के शेयर की वैल्यू भी वहीं पहुंच जाएगी। एवरीथिंग विल बी बिजनेस एज यूजुअल। तो ये सारे तमाशे खड़े किए जाते हैं एम्बेरस करने के लिए, आपके देश को नीचा दिखाने के लिए। इनसे कुछ फायदा होना नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे लोगों को समझना है कि इनके ट्रैप में नहीं गिरना है। जो लोग रामचरितमानस समझ करके रवीश कुमार जी के और इनके जैसे पत्रकारों के जो वीडियो देखते हैं और मिलियंस में उनके व्यू आते हैं, और उनकी बोली हुई हर बात को जो है कटु सत्य मान लेते हैं कि भाई ये तो सच्ची, अगर ये बोल रहे हैं तो सच्ची ही होगा। तो उन लोगों से मेरा कहना है कि आप नुकसान उनका नहीं कर रहे हैं भाई। उनका तो जो काम है वो कर रहे हैं अपना काम, उनका जो एजेंडा है वो चलाएंगे। आपके अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में क्या है? एक नागरिक के रूप में आपके इंटरेस्ट में क्या जाता है? क्या ये जाता है कि अडानी और अंबानी जैसे लोग जो है इनके शेयर्स के दाम गिर जाए? क्या आपके इंटरेस्ट में जाता है कि आपके यहाँ पे ये बिजनेसेस फेल हो जाएं? नहीं। इंडिया में इतनी सारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, आप मुझे बताइए कि ये जितनी चीजें बता रहे हैं इतना सब कुछ हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर मोदी जी अगर बचाना ही होता बिजनेसमैन को, तो बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ से छोड़ के भागे भी तो हुए हैं, बहुत से गए। नीरव मोदी भाग गया, ठीक है, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, इनको क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया मोदी जी ने यहाँ पे? अगर प्रोटेक्ट करने की, और वो दोनों भी गुजराती ही हैं, ऐसा नहीं कि वो नॉन गुजराती है। तो ये सारी की सारी बातें जो कर रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो नहीं चाहते, और ये ग्लोबल एजेंडा है। इसमें जो नेक्सस है वो नेक्सस बहुत बड़ा है। इसमें CIA जैसी और MI6 जैसी एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। वो भी नहीं चाहती कि इंडिया स्टेबल हो, इंडिया में कोई इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस खुले। वो अगर आपके यहाँ पे इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस खुलेंगे तो उनके बिजनेस हाउसेस इंडिया में कैसे आएंगे? आप अभी कल की खबर है कि इंडिया ने अपना पहला डोमेस्टिकली मेड इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया ने 650 मेगावाट का जो है 700 मेगावाट का जो इंडिया ने गुजरात में लगाया है, खुद बनाया न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया ने। ये अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमको अभी 15 साल नहीं हुए सिविल न्यूक्लियर डील साइन की और हमने अपना खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर बना करके लगा लिया। कैसे बर्दाश्त होगा? आप अपना खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे तो जो वेस्टिंग हाउस और जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका में बैठे हैं उनका न्यूक्लियर रिएक्टर कहां लगेगा? उन्होंने तो सिविल न्यूक्लियर डील अपने लोगों के लिए करवाई थी ना, जिससे हमने ये बात शुरू की है। जी जी जी। आप खुद बनाएंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप कंज्यूमर गुड्स खुद प्रोड्यूस करेंगे, आप मोटरसाइकिलें, कारें, अगर आपके यहाँ टाटा, बजाज और हीरो और अडानी और अंबानी ये बनाएंगे तो महिंद्रा, तो फिर उनसे कौन भाई? ये जो ऑडी है, जनरल मोटर्स है और फोर्ड है, इनकी गाड़ियां कहाँ बिकेंगी? आप खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे तो टेस्ला कहाँ बिकेगी? तो ये सारी चीजें उनको नहीं बर्दाश्त होंगी और वो इस तरह से चीजें करते रहेंगे। कभी हिंडनबर्ग आएगा, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। आपको सचेत रहना है, आपको सजग रहना है। ये जितना आप सिंपल समझ रहे हैं इतना सिंपल गेम नहीं है ये। और ये जो भाड़े के टट्टू हैं, जो मतलब दे आर बेसिकली जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट फॉर हायर। भाड़े के टट्टू हैं ये, भाड़े के पत्रकार हैं, भाड़े के वकील हैं, भाड़े के कार्यकर्ता हैं, भाड़े के एक्टिविस्ट हैं। आज मोदी जी इनको 5 करोड़ रुपया दे दें तो देखिए जिंदाबाद मुर्दाबाद सुबह से शुरू हो जाएगा। 180 डिग्री पलटी मारेंगे। जहां भाड़ा ज्यादा मिलेगा वहीं घूम लेंगे। मोदी जी आज पैसा दे दें तो ये सारे के सारे पलटी मार जाएंगे।
लेकिन पैसा देने का मतलब ये है कि फिर आप ब्लैकमेल होंगे, फिर आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपको जो भी गाली देगा आप उसको पैसा देंगे, ऐसा देंगे। तो फिर सारे ही आपको गाली देना शुरू करेंगे। तो इस तरह के भाड़े के लोग हर देश में होते हैं, ठीक है। हायर्ड गन्स कहते हैं इनको, और यूजफुल इडियट्स। तो अमेरिकन के लिए ये हायर्ड गन्स हैं और चाइनीज के लिए यूजफुल इडियट्स हैं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट हैं और ये सोशलिस्ट है। ठीक, सही बात। तो बस इतना अंतर है। धन्यवाद।